हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक नागरिकता के बारे में आपको कराने वाली हूँ। ये सीरीज़ मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनर से करा रही हूँ। इससे आपका कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन हो जाएगा। फिर जैसे जैसे पार्ट ख़त्म होते जाएंगे टॉपिक, वैसे वैसे मैं आपके लिए एमसीक्यू भी लेके आऊँगी, ताकि आपके रिवीजन के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी करने का मौका मिलेगा, ताकि आपको पता चलेगा कि जो मैंने रिवीजन किया उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड और बेल आइकन को दबा देना कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े तो मुझे अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, नागरिकता। सबसे पहले नागरिकता हमने इससे पहले इससे 9 पार्ट इसके करा रखे हैं। ये टोटल इस एग्ज़ाम यूथ पब्लिकेशन का एग्ज़ाम पॉइंट, इसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट है और काफ़ी फैक्ट है। तो मैं हर दिन 10 से 12 मिनट की वीडियो जाती है, उसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। एक मैं तो एमसीक्यू लेके आती हूँ, जो ने आपने सवेरे क्लास लिया होगा। हर दिन एक क्लास मैं वो लेके आती हूँ, एक क्लास इसका लेके आती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, भारतीय संविधान किस भाग में नागरिकता, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा किस भाग में। तो भाग 2 में। पहला में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, और दूसरे में क्या है, नागरिकता। तीसरे में हमें पता है मौलिक अधिकार। देखो, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में, तो 5 से 11 तक आपका नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है। और नागरिकता किस सूची का विषय है, तो संघ सूची। जैसे 3 सूची, संघ, राज्य और समवर्ती, तो उसमें संघ सूची का विषय है नागरिकता। आगे, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख है, तो भारत में एकल नागरिकता है। हम अगर भारत के नागरिक, तो हम किसी और देश के नागरिकता ग्रहण नहीं करेंगे। हम किसी और देश के नागरिकता ग्रहण करते हैं तो स्वतः हमारी नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी। तो यह एकल नागरिकता है। आगे, लोकसभा राज्यसभा के लिए मतदान का अधिकार किसे है, केवल भारतीय नागरिक को। जो हमें वोट देने का अधिकार है केवल भारतीय नागरिक को, ठीक है। आगे, संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्य होने के लिए कौन सी अर्हता है, तो केवल भारत का नागरिक। आगे है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य होने के लिए कौन, ठीक है तो हम कर चुके। संविधान के किस अनुच्छेद में अधिवास द्वारा नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 5 में। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था भारत का नागरिक होता, तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। अगला है, अधिवास का क्या तात्पर्य होता है, तो अधिवास एक मनुष्य और एक राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है। अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, उद्भव अधिवास और विकल्प अधिवास, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है ये। भारत से पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस में है, आर्टिकल 7 में है। भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो रोजगार के लिए विदेश में रह रहे हैं या प्रवास कर रहे हैं, उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 5, 6 और 8 के अधीन आने वाले व्यक्ति किस कारण से भारत का नागरिक नहीं है, यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लिए तो भारत के नागरिक नहीं होंगे। आगे है, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियम करने के लिए कौन नियम बनाने में सक्षम है, तो संसद बना सकता है। आगे है, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है, तो 12 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। आगे है, भारतीय नागरिकता जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, उन्हें क्या कहा जाता है, अप्रवासी भारतीय। हर साल 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना, जो क्योंकि महात्मा गांधी उसी दिन दक्षिण अफ्रीका से 15 साल पे लौट के आए थे, तो इसलिए हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है।
जो व्यक्ति देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें किस अधिनियम के तहत नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955, उसमें धारा 10 के द्वारा। आगे है नागरिकता अधिनियम 1955। देखो पहला नागरिकता अधिनियम जो आया था ना 1955 में आया था, फिर तो 2019 में भी आया है, वो आगे हम पढ़ेंगे। 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना बिताना होता था? तो 7 वर्ष। अगला है नागरिकता और लोकतंत्र तथा व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत का कौन सा रूप प्रदान करती है? तो कानूनी रूप। आगे है नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय तत्काल लागू हो गया था? 5 से लेकर 9 तक। अब ये नागरिकता समाप्ति का क्या क्या है? तो देखो नागरिकता का परित्याग है, एक बर्खास्तगी है, वंचित किए जाने पर है, ठीक है, ये 3 है। तो क्या क्या है इसमें? देखो नागरिकता तो पूर्ण आयु एवं सक्षम का कोई भी भारतीय नागरिक निर्धारित प्रारूप के तहत नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की घोषणा को केंद्र सरकार किसी युद्ध में व्यस्त होने पर रोक सकती है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं होगा, लेकिन बच्चा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर प्रार्थना पत्र लेकर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। बर्खास्तगी किसी भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। फिर है यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत सरकार युद्धतर हो और केंद्र सरकार जब तक इस संबंध में सहमति प्रदान न करे। वंचित किए जाने पर वह भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। भारत सरकार निम्न आधारों पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकता है। नागरिकता प्राप्ति हेतु किसी व्यक्ति द्वारा छल या झूठ का प्रयोग कर वास्तविक तथ्य को छिपाया गया हो, भारत के संविधान के प्रति अनादर एवं अनिष्ठा की अभिव्यक्ति की गई हो, जब किसी युद्ध में भारत शामिल हो, तो शत्रु देश के साथ अवैध रूप से कोई गोपनीय सूचना या अवैध व्यापार किए जाने पर राष्ट्र विरोधी हो, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से निवास कर रहा हो। आगे है किसी समिति द्वारा प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की गई है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। आगे है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रावधान किया गया? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया। भारत संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ ये भी कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। 10 जनवरी 1920, ठीक है, याद रखना। किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर उसकी भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हो जाएगी? सीधे क्वेश्चन में पूछ देगा, तो अनुच्छेद 9 के तहत। आगे है किस अधिनियम के तहत नागरिकता की अर्जन एवं समापन के बारे में प्रावधान किया गया? तो नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत कितने प्रकार की नागरिकता का अर्जन था? तो 5 प्रकार के। कैसे कैसे? जन्म से प्राप्त नागरिकता, वंश के आधार पर प्राप्त, पंजीकरण से, देशीकरण से प्राप्त, क्षेत्रीय समाविष्ट द्वारा प्राप्त नागरिकता। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के संबंध में विधि निर्मात्री शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 11 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि प्राप्ति करके किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकता है? अनुच्छेद 11। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा किसी व्यक्ति को कितने प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो 3 प्रकार के नागरिकता से थी, 3 प्रकार से। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है और भी कई देशों में है। दोहरी नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाती है? प्रवासी भारतीय के आवेदन से।
प्रवासी भारतीय के को दोहरे नागरिकता देने की सिफारिश को सरकार ने अपने सैद्धांतिक सहमति कब प्रदान की थी? तो 2003 में। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? देखो, ये बोला जाता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई। ओसीआई कार्ड दिया जाता है। पूर्णतः नागरिक नहीं होते हैं, वो हर काम नहीं कर सकते जैसे भारत के मूल नागरिक करते हैं, ठीक है। ओसीआई कार्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको? उसका फुल फॉर्म ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में विस्तार पर से चर्चा किस नागरिकता कानून में की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। किसे भारत का जन्मजात नागरिक समझा जाएगा? तो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो, ठीक है। आगे है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। जन्म से नागरिकता होने की शर्तें हैं, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हो, 1 जुलाई 87 हो या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने से के पहले जन्मा हो। एक नागरिकता अधिनियम 2003 लागू होने के बाद वह बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा कोई एक भारतीय हो। अगला है, वंशानुगत के आधार पर नागरिकता अर्जन करने की क्या शर्तें हैं? तो देखो, वंशानुगत कैसे? 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 92 के बीच देश में के बीच देश के बाहर जन्मे व्यक्ति जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक होगा। अगर बाहर में भी जन्मा, अगर उसके पिता भारतीय नागरिक है तो, ठीक है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान किया गया है? तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, ठीक है। आगे है देसी, ये पंजीकरण वाला है, ठीक है। पंजीकरण से ये था, ये वंशानुक्रम से था, क्या क्या इसमें प्रावधान है। अब ये देसीकरण में क्या होता है? पंजीकरण में देखा ना, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त क्या है? तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन से पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, ठीक है। अगर भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, जैसे मैं हूँ, मैं भारत में रह लेकिन भारत की ही नागरिक हूँ, अगर मेरा बच्चा हो तो वो भारत का स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाएगा, ठीक है, अगर मैं भारतीय हूँ तो। आगे है, देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जन का क्या प्रावधान है? संबंधित देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करना, ठीक है। संबंधित देश मान जिस भी देश में, उसमें रहने पे 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञान होना, ठीक है, अच्छे चरित्र वाला होना, वो है देशीकरण के द्वारा प्राप्त नागरिकता। आगे है, और केवल नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है, केवल जैसे भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त है वो है 15, 16, 19 और 29। अनुच्छेद 5(8) के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई है जो संविधान आरंभ के समय किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था। भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। आगे है, आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उनके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था। आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु 5 वर्ष से अधिक वर्ष तक भारत में सामान्यतः निवासी रहा हो। भारत का निवासी किंतु 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौटा। पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा उसे उस तारीख के बाद आया था किंतु 6 महीने के से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा हो, जिसे विहित ढंग से पंजीकृत करा लिया था। भारत के बाहर रहने वाला किंतु उसके माता पिता में से कोई या पितामह पितामही अथवा मतलब दादा दादी या मातामही मतलब माता के साइड वाले कोई भारत का जन्मा हो, ठीक है। एक बार मैं फिर इसको पढ़ दूं क्या? भारत के बाहर रहने वाला किंतु उसके माता पिता में से कोई या पितामह पितामही
या मातामही, मातामही मतलब माता के साइड वाले और पिता के साइड वाले में कोई जन्मा था। ठीक है। आगे, भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ? ये भी कई बार आया हुआ है, तो 6 बार हुआ है। जो क्वेश्चन में आया हुआ है फ्रेंड्स, उसको ये सब तो आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, इस सबसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। अब क्वेश्चन जहाँ से आएगा वो मैं आपको बताती जाती हूँ। ये आएगा मतलब डेट ना पूछिए, लेकिन पूछे कितनी बार हो चुका है। ठीक है। तो कब कब हुआ? 86 में हुआ, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। अभी रिसेंट वाला 2019 से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, NPR। तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकों के पंजीकरण और पहचान का नियम 2003 के प्रावधान के तहत स्थानीय, उप जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक निवासी को NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकी के साथ साथ बायोमेट्रिक का विवरण भी शामिल है। आगे, अनिवासी भारतीय, NRI किसे कहा जाता है? तो ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से भारत से 182 दिन या तो उससे अधिक विदेश में रहते हैं, उसको NRI बोलते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी नियुक्ति पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्ति को कौन सा दर्जा दिया जाता है? अनिवासी भारतीयों का दर्जा। ठीक है। आगे है अनिवासी यानी NRI। अनिवासी भारतीयों को किस वर्ष अधिसूची जारी करके भारत में मतदान के रूप में पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई थी? तो वर्ष 2011 में। आगे है किस फॉर्म के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते? फॉर्म 6A के माध्यम से। भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO से क्या तात्पर्य? वे लोग जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज कभी भारतीय नागरिक थे लेकिन वर्तमान में किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए PIO कार्ड की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया था 2002 में। PIO कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की स्थिति से कितने वर्ष तक बिना वीजा भारत आ सकता है? तो 15 वर्ष। अगला, किस नागरिकता विधेयक द्वारा PIO को किस कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया? OCI कार्ड का दर्जा, जिस तरह का OCI कार्ड उसका दर्जा प्रदान किया गया। आगे है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1919 की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो 12 दिसंबर 2019 को। ये भी याद रखना। अब ये भी पूछ सकता है कि उस समय कौन से राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये याद रखना 12 दिसंबर को। और कब बना था? 10 जनवरी ना, यहाँ ऊपर हम पढ़ चुके थे 10 जनवरी को। लागू कब हुआ था? जैसे राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया आपका 12 दिसंबर को, और लागू हुआ मतलब कानून बन गया था, लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 छठी अनुसूची में शामिल किन आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता? देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि आदिवासी क्षेत्रों पर। छठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं? कार्बिल, आंगलांग, गारो, चकमा, त्रिपुरा। ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर। इनर लाइन परमिट वर्तमान में किन राज्यों पर लागू होता है? तो ये होता अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता हटा दी गई? तो लद्दाख में। आगे है इनर लाइन परमिट, ये पूछा जा सकता है इसलिए इस वर्ड को ध्यान रखिए। क्या है इसका तात्पर्य? तो वह दस्तावेज जो गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है, इनर लाइन परमिट। ठीक है।
इनर लाइन परमिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, जिस राज्य के हैं। अब ये जो आर्टिकल है वो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। जो आर्टिकल है, देखो भाग 2 हमें पता है, इसको आपको पता होना चाहिए किस किस आर्टिकल में क्या क्या है। देखो पांचवा है 5 से लेके 11 तक, तो पांचवा में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। 8वां में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक होना। 10वां है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैंने नागरिकता से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने करा दिया। एक बार में तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी, 2 से 3 बार आप सुनना, और फिर इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू लेके आऊँगी अगले क्लास में। तो आपको अच्छे से मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।